वेलकम बैक। ये हिंदी पेडागोजी सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चंस का 2 वीडियो बनाया है और आज इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 30 तक 10 क्वेश्चन को एक्सप्लानेशन के साथ हल करेंगे, जानेंगे कौन सा आंसर सही है और क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। जो बच्चे जो होते हैं वो मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं अपने भाषा में, तो उसके लिए सबसे उचित कथन 4 कथन दिया हुआ है, कौन सा है। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, तो मुहावरा भाषा को नियंत्रित नहीं करता है। नियंत्रित एक तरह का एक नेगेटिव वर्ड्स है, तो नियंत्रित नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। नहीं, भाषा का ये अलंकरण भी नहीं करते हैं, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। तो भाषा का मुहावरा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को मुहावरा नहीं आता वो लोग भी भाषा का अच्छा से इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाता है। यस, राइट आंसर ये है कि अगर भाषा का इस्तेमाल करते समय मुहावरे का इस्तेमाल किया जाए तो ये क्या होता है, भाषा को प्रभावी बनाता है, खूबसूरत बना लेता है। तो चलेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि आपको हिंदी पेडागोजी में 2 खाली जगह वाला बहुत इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोनों जगह 4 जो ऑप्शन होता है उनको पुट करके देखेंगे। बच्चों में खाली जगह और फिर खाली जगह के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चे का जो लेखन कौशल है उसका हमको विकास करना है, किसके माध्यम से होगा। बच्चों में रेखांकन और लिपि चिन्ह। देखिए, लिपि चिन्ह जहाँ भी होगा उसको इसलिए हटा देना है कि बच्चों में आप अगर लेखन कौशल का विकास करना चाह रहे हैं तो लिपि मायने तो रखता है लेकिन बहुत मायने नहीं रखता है। क्यों, हम बता रहे हैं। जैसे आज आप लिखना है आज, ऐसे लिखेंगे हिंदी में, लेकिन इसी चीज़ को अगर जब आप व्हाट्सएप में जब टाइपिंग करते हैं तो कैसे लिखते हैं, आज ऐसे लिखते हैं, और सामने वाला समझ भी लेता है आज लिखा है। तो वहाँ देखिए, ये तो आपका देवनागरी लिपि है और ये आपका रोमन लिपि है, लेकिन आपका देवनागरी में लिखा हुआ और बात देवनागरी की है, और जो आपने जिस लिपि का यूज़ किया है वो रोमन का है, तो बात तो अच्छी तरह समझ रहा है वो। तो लिपि एक कहा जा सकता है कि ज़रूरत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जहाँ जहाँ लिपि होगा उसको हटा देना है, हटा दिए। अब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3, बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। यस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुदिता नाम की कोई लड़की है, वो अक्सर श को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति को कैसे के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, मुदिता नाम की कोई लड़की है, वो श को शाह बोलती है, तो ये क्या हो सकता है, भाषा ज्ञान का अभाव। नहीं, भाषा ज्ञान का अभाव नहीं है उनको, भाषा प्रयोग में लापरवाही भी नहीं है, भाषा का त्रुटि नहीं, ये भाषागत त्रुटि नहीं है, ये क्या है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। जब आप हरियाणा साइड में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ लोग स्कूल को स्कूल बोलते हैं। आप उत्तराखंड साइड में चले जाइए, वो एक ही चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के बोलते हैं। तो ये क्या है, उनके जो है क्षेत्रीय भाषा जो है उसका प्रभाव है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। मतलब सबसे अधिक अच्छा कौन होगा, इसका मतलब कि एक से अधिक यहाँ पे अच्छा है, हमको सबसे अच्छा चुनना है। तितली और कली ने क्या खेल खेला। इससे बच्चे का भाषा का जो विकास है, भाषा की क्षमता है, उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, ये तो सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ऑप्शन में डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, ये भी सही है। तितली कली के पास कब गई होती है और क्यों, ये इसका एक फैक्ट वाला क्वेश्चन होगा, एक मतलब नहीं हो रटा क्वेश्चन भी इसका आंसर हो सकता है, तो ये नहीं होगा। अब 2 नंबर और 3 नंबर में हमको देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, सर्वाधिक सहायक कौन होगा। देखिए, डाल का इस्तेमाल करते हुए अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि वाक्य बनाओ, तो क्या होगा, एक तरह से हम बांध देंगे उसको, एक लिमिट एरिया कर दें कि डाल के का ही प्रयोग आपको करना है, इसके अलावा किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। तो ये लिमिटेड हो गया। तो 3 तो सही था, लेकिन 3 के सामने तुम्हारी, जैसे 2 में है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है,
तो इससे विभिन्न तरह के बच्चे होंगे तो विभिन्न विभिन्न आंसर भी होगा। तो 2 इज़ द बेस्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से 2 खाली जगह है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, एनसीएफ भी कह रहा है, आपका एनईपी 2020 भी, एनईपी 2020 भी इसी बात पर फिर से जोर दिया है कि भाषा त्रिभाषा स्कूलों में कम से कम होना चाहिए। तो क्या होगा, भाषा स्थिति, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। ये तो सही है। चलेंगे सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। त्रिभाषा भारत की, त्रिभाषा जो है भारत की संस्कृति की चुनौतियों, संस्कृति तो यहाँ सही है, समाधानों को संबोधित करती है, ये गलत है। तो त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की समस्याओं तो होगा नहीं, भारत की भाषा समस्या के रूप में भाषा को कभी भी नहीं देखना है। जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको समस्या के रूप में नहीं देखना है कि बच्चे अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये समस्या है, नहीं, इसको आपको अवसरों के रूप में देखना है। तो ऑप्शन सी तो इसे भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 4 में कह रहा है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियाँ और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो यहाँ संस्कृति बेस्ट नहीं है, बेस्ट कौन है, भाषा स्थिति और उनके अवसर जो होते हैं उनको संबोधित करने का एक प्रयास है। तो 1 इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो लिखने की क्षमता का विकास है बोलने, सुनने और पढ़ने की संगति में होना चाहिए, ये विचार, जी ये विचार बिल्कुल सही है। जैसे आपको वो चीज़ पता होगा, LSRW, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। तो बच्चे का जो है सबसे पहले किसका विकास होना चाहिए, सुनने का, लिसनिंग करने का। ऐसा नहीं होता है कि आप सबसे पहले बच्चे को पढ़ा दीजिएगा तब बाद में सुनेगा, नहीं, सुनने का जो LSRW में पहला क्रम में L आएगा, बाकी ये जो है इसका ऑर्डर नहीं होता, ये तीनों चीज़ साथ साथ चलने वाला है। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि ये पहले आप सुनना कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी ये तीनों चीज़ साथ साथ होता है। तो ये कथन क्या है कि विकास, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार पूर्णतः सत्य है। क्या है ये विचार, पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 वालों के लिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या हो सकता है। निजी अनुभवों को केवल, आपको बताए थे, केवल सब जहाँ भी आए उसको नेगेटिव हटा देना है। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र भी एक नेगेटिव वर्ड हटा देना है। अब 2 बचा है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, ये तो सही है। और चौथा है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों का जवाब देना, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो भाषा, क्योंकि बच्चे उच्च प्राइमरी के हैं तो बच्चे को क्या चाहिए, भाषा की बारीकी और उसके सौंदर्य को। देखिए बच्चा जब भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसकी बारीकी को समझेगा और सही रूप देगा उसको, एक ब्यूटीफुल वे से उसको अगर बोलेगा और सुनेगा तो बेहतर होगा। तो 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों के विकास का विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, यहाँ भी उच्च प्राइमरी है, मतलब अपर प्राइमरी की बात की गई है। तो जब बच्चे को हम ज्ञान से संबंधित विषयों की जानकारी देंगे तो मतलब भाषा के साथ साथ अन्य विषयों की भी हम अगर तैयारी करा रहे हैं तो ये क्या है, कम महत्वपूर्ण तो होगा नहीं, एक मात्र तो होता नहीं है, मात्र शब्द जहाँ है वो लिमिटेड होता है, नेगेटिव होता है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं, एक उद्देश्य नहीं होता। जब आप भाषा के साथ अन्य विषयों को भी लिंक करके पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा सार्वधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। 4 इज़ द राइट आंसर। कविता में कई बार, कोई पोएम है उसमें कई बार अभी भी का प्रयोग करते बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है।
ये मतलब किस तरफ संकेत करता है? परीक्षा में क्या किया है? अभी भी। देखिए अभी यहाँ तो भी है, एक अलग से भी का फिर से प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? भाषा संरचना नहीं, ये भाषा की संरचना नहीं है, व्याकरणिक ज्ञान भी नहीं है, और व्याकरणिक परिभाषा तो वैसे भी नहीं होता है। तो क्या ये भाषा की बारीकी है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उच्च प्राइमरी लेवल पर जो है भाषा जब हम सिखाते हैं तो पाठ्य पुस्तक के अलावे और क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है? समाचार पत्र, यस समाचार पत्र हो सकता है, रेडियो नाटक भी हो सकता है, कविता पाठ भी चलिए कुछ हद तक हो सकता है। आयु के अनुरूप साहित्य, देखिए ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि उनके आयु के अनुरूप, उनके एज के अनुसार अगर उनको साहित्य पढ़ाएंगे तो उसमें समाचार भी आ जाएगा, रेडियो भी आ जाएगा, कविता पाठ आ जाएगा, यानी वो तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड है, क्योंकि उनके आयु के अनुरूप हम उन्हें साहित्य सिखाएंगे। तो आज का हमारा जो 10 सवालों का कोटा था वो पूरा हुआ, और उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद भी कर रहे होंगे। और इससे अगर 1 से 20 नंबर तक आप अगर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लेलिस्ट में हमारा हिंदी पेडागोजी के नाम से एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, ये सीरीज हमारा लगातार चलते रहेगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे। और यहाँ आपको सीटेट जब से शुरू हुआ है 2011 से 2022 तक जितना पेपर हुआ है सारे पेपर को भी हल कराया जाएगा। अब हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें मोटिवेशन दें कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सवा खैर।